हरिओम। योग आत्मविज्ञान है। इसमें हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार और सबसे बड़ी चीज़ कि हम यानी आत्म तत्व, इन सब का एक समन्वित स्वरूप सामने आता है और एक समन्वित ट्रीटमेंट का मतलब इलाज नहीं, ट्रीटमेंट का मतलब सलीका, व्यवहार कैसे करें इन सब के साथ, जिससे कि सबके साथ न्याय हो सके। शरीर के साथ भी न्याय होना चाहिए, मन के साथ भी न्याय होना चाहिए, बुद्धि के साथ न्याय होना चाहिए, अहंकार के साथ न्याय होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे स्वयं के साथ न्याय होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें योग दर्शन में और योग के अन्य ग्रंथों में बताई गई हैं। उन सबको सद्गुरुओं ने या कहिए कि विशिष्ट साधकों ने अभ्यास में लाकर के कसौटी पे कसा और हमारे लिए उसका व्यवहारिक रूप सामने रख दिया। लेकिन प्राय जो ये अब बाजारीकरण योग का हुआ है वो थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया, और वो इसलिए हो गया क्योंकि सुर्खियां पाने की चाह में या कुछ नया हम कह सकें इसकी चाह में हम योग के जो विधाएं हैं, स्किल्स हैं, उनके साथ अन्याय कर बैठते हैं। और वो अन्याय सिर्फ उन विधाओं के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि जो लोग उसका अभ्यास में लाते हैं उनको उसका नुकसान होता है। हमें बहुत सारी जिज्ञासाएं आती रहती हैं। एक बड़ी प्यारी जिज्ञासा आई कपालभाति को लेकर के। कपालभाति कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुख कपालभाति क्या होती है, कपालभाति क्या कई तरीके से की जा सकती है, कपालभाति किन को नुकसान दे सकती है, क्या हार्ट ट्रबल वाले लोग और अस्थमा वाले लोग, हाई बीपी वाले लोग क्या कपालभाति कर सकते हैं। यानी जिज्ञासाओं का तो कोई अंत नहीं है, और जिज्ञासाएं हैं तो स्वाभाविक है कि समाधान भी सामने आते हैं। हमें भी मनन का अवसर मिलता है। हम कितना भी अपनी तरफ से आपको कुछ कहना चाहें, अपने अनुभवों को साझा करने चाहें, तो भी वो अधूरे ही रह जाते हैं, क्योंकि जब तक आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं आपको मिलता तब तक हमारे बोलने का औचित्य भी तो कुछ नहीं है। ज्ञान जब तक वो पुस्तकों में है या एक साधक के द्वारा बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, गुरु के द्वारा लिखा जा रहा है, तब तक वो ज्ञान ही है। लेकिन जब उसको हम आत्मसात कर लेते हैं तब वो हम हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन हम आप कृष्ण कोई भी आश्वस्त नहीं था इस बात के लिए कि जो ज्ञान उन्होंने दिया वो अर्जुन ने यथावत समझा भी है या नहीं, उसने अपनाने का संकल्प किया भी है या नहीं, या अपनाया भी है या नहीं। लेकिन हाँ, जब अर्जुन उसे समझ लेते हैं अच्छे से, और जब वो कृष्ण उनसे पूछते हैं कि भाई मैंने जो कहा क्या तुम समझे ठीक से, तब वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तव प्रसादान मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जब अर्जुन ये कह देता है, उसके बाद
कृष्ण समझ जाते हैं कि जो मैंने कहा वो इसने सुना भी है, समझा भी है और अब ये संकल्पित भी हो गया है। बिल्कुल यही स्थिति इसमें है। कपालभाति क्या प्राणायाम है? कपालभाति क्या आसन है? कुछ भी हम चीज़ों को नाम देते रहते हैं, लेकिन जो शास्त्र कहता है और जो व्यवहार कहता है, अनुभव, वो ये बताता है कि कपालभाति योगाभ्यास से पहले अपने शरीर को और शरीरस्थ जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको प्यूरिफाई करने का, शुद्ध करने का एक अंग है, एक क्रिया है, जिनको हम जो 6 कर्म हैं, 6 कर्म हैं, उनमें उसको एक कर्म के रूप में स्थान देते हैं। नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। अब कपालभाति को बहुत तरह से लोगों ने चर्चा में लाना शुरू कर दिया। उसको कुछ मॉडिफाई करके प्राणायाम का नाम भी दे दिया। ये बात सच है कि जहाँ कुंभक है वहाँ प्राणायाम है। यानी जब हम कपालभाति को कुंभक के साथ करते हैं, चाहे वो अभ्यंतर कुंभक है या बाह्य कुंभक है, यानी बाहर श्वास छोड़ करके रोकने का अभ्यास और भीतर श्वास भर करके रोकने का अभ्यास, ये दोनों ही कुंभक कहलाते हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। तो उसके साथ अगर हम कपालभाति करते हैं तो उसको प्राणायाम की श्रृंखला में रखा जा सकता है, क्योंकि कुंभक प्राणायाम की श्रेणी में आता है। अन्यथा जो कपालभाति एज सच, जिसको कहना चाहिए कि वो 6 कर्म, शरीर के शोधन के कर्मों में से एक है, तो फिर उसको हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मुख कपालभाति, क्या कोई कपालभाति है? तो ये थोड़ा सा, जो लोग नहीं जानते योग के बारे में वो तो बेचारे भटक सकते हैं उससे, और जो जानते हैं वो उस पर थोड़ा हंस सकते हैं कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। क्योंकि जिसने उसको मुख कपालभाति कह दिया तो स्वाभाविक है कि उस भाई को, बहन को ये नहीं पता कि मुख अलग चीज़ है, कपाल अलग चीज़ है। अगर मुंह से कपालभाति होनी होती तो फिर कपालभाति कहने की ज़रूरत क्या थी? फिर तो मुख भाति कह लेते, जिह्वा भाति कह लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। कपाल भाति का अर्थ ही ये है कि वो क्रिया जिससे हमारा जो कपाल क्षेत्र है, पूरी खोपड़ी, वो प्रकाशमान हो जाती है, वो निर्मल हो जाती है। वो भाति का मतलब दमकना। न तत्र सूर्यो भाति न भाति चंद्र तारकम, तो इस अर्थ में भाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कपालभाति अगर मुख से होने लगती, शुरू में 1-2 बार ऐसी बात भी आई कि कुत्ता कपालभाति करता है, ठीक है। योग में बहुत सारी चीज़ें हमने पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से सीखी हैं और वहाँ से उनका संबंध भी है। लेकिन जहाँ पर मुंह से श्वास लेने छोड़ने की स्थिति है, वहाँ पर कपालभाति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अगर हम कपालभाति को शरीर शोधन की क्रियाओं के अलावा प्राणायाम के रूप में भी स्वीकार करें तो वहाँ नासिका से ही पूरक होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मुंह से कपालभाति करते हैं
कुत्ते की तरह हाँफ करके कपालभाति करते हैं, मुंह से सांस लेना, मुंह से ही छोड़ना। तो ये तो जो नेचुरल जस्टिस है हमारे शरीर के साथ होने वाला, हम उसके साथ भी लंघन कर जाते हैं, उल्लंघन कर देते हैं उसका। क्योंकि नासिका से जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में जो हमारे नासिका रंध्र हैं, उनमें जो हमारे रोम हैं, बाल हैं, तो उनसे फिल्टर होती है वायु। और फिर कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, और कभी कभी तो भयंकर कोहरा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम कपालभाति करें या प्राणायाम करें, तो जो बाहर की वायु है उसके शरीर में प्रवेश फ्रेंडली होना चाहिए, हमारे अनुकूल होना चाहिए, हमारे हितकर होना चाहिए। इसलिए अंदर जो हमारे नासिका के बाल हैं, उनसे भी थोड़ा आगे जा कर के म्यूकस मेम्ब्रेन है शरीर हमारी नाक में, जो बाहर की वायु को शरीर के कांटेक्ट में आके, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आकर के, वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स उस वायु को शरीर के द्वारा स्वीकार्य तापमान पे ले आते हैं। अगर ऐसा न हो तो वो वायु हमारे प्राण के लिए अनुकूल नहीं होगी। मुंह से अगर हम श्वास लेंगे कपालभाति में या प्राणायाम में, जिस तरह से कपालभाति में श्वास लिया जाता है, उस तरह से श्वास यदि मुंह से लेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका जो फिल्ट्रेशन का कार्य है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अनुरूप बनाने का कार्य है, वो नहीं होगा। और मुंह से न केवल नुकसान उठाएंगे बल्कि मुंह को सुखा भी लेंगे, और कपालभाति वाला लाभ उससे कोई होने वाला नहीं है। ये अनुभूत बात कह रहा हूं मैं, एक साधक होने के नाते। तो इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि मुख कपालभाति भी कोई कपालभाति होती है। हम ऋषियों से ज़्यादा नहीं जानते। हम ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं, उससे लाभान्वित हो सकते हैं, और यदि कुछ नया प्रयोग भी है तो उसकी मौलिकता को जिंदा रखते हुए उसमें अपने उस प्रयोग को जोड़ सकते हैं, इस निवेदन के साथ कि ये मूल नहीं है, ये मैंने ऐसा अनुभव किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कपालभाति कब की जानी चाहिए? तो स्वाभाविक है कि जितने भी षटकर्म हैं वो, क्योंकि यौगिक क्रियाओं के प्रभाव को गहराने के लिए और उनका पूरा लाभ लेने के लिए हैं, पूरा लाभ लेने के लिए हमारे शरीर को तैयार करते हैं। इसलिए षटकर्म जो हैं वो अन्य यौगिक क्रियाओं से, चाहे वो आसन है, चाहे प्राणायाम है, चाहे ध्यान धारणा, ध्यान समाधि, जो भी चीज़ें हैं, मतलब उनसे पहले किया जाना चाहिए। अगर मुक्त समय पे यानी इंडिपेंडेंटली हमें करना है तो हम उसको जिस समय हमारा खाली पेट हो और जिस समय हम मानसिक रूप से सहज हों और पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति आपको हो रही हो, तब आप उसको कर सकते हैं। कपालभाति हमारे कपाल के जितने भी अंग हैं, चाहे वहाँ पर पीनियल और पिट्यूटरी जैसी ग्रंथियाँ हैं, उनको भी वो प्रभावित करती है। हमारे बुद्धि शक्ति, स्मरण शक्ति, संतुलन शक्ति, उसको भी प्रभावित करती है। कपालभाति हमारी सृजनात्मिका शक्ति और हमारी जो कैलकुलेटिव ब्रेन है, यानी क्रिएटिव ब्रेन और कैलकुलेटिव ब्रेन, उन दोनों को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो डिकेइंग प्रोसेस है हमारे कपाल की टिश्यूज़ का, उसको वो कंट्रोल करता है, और हम लंबी उम्र तक, बल्कि कहें जीवन पर्यंत अगर अच्छे से अभ्यास करते हैं तो हम अपनी मानसिक क्षमताओं को और बौद्धिक क्षमताओं को संयत और स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए हमें कपालभाति करनी चाहिए। अब कपालभाति हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को नुकसान देती है या नहीं देती है? क्योंकि
योग में बहुत से प्राणायाम ऐसे हैं, बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं, आसन ऐसे हैं जो कुछ रोगों को होने नहीं देते हैं। जैसे भस्त्रिका है, तो भस्त्रिका करने वाले व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग, अस्थमा संबंधी रोग, ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोग नहीं होते हैं, प्लूरिसी जैसे रोग नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो भस्त्रिका इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति करने लगे तो उसके लिए प्राण का खतरा बन जाता है। ऐसे ही कपालभाति एक ऐसा प्रिवेंटिव क्रिया है शरीर शोधन की कि वो रक्त के संचार को सहज बनाती है, सुगम बनाती है और हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उनको सिकुड़ने नहीं देती। लेकिन अगर रक्त वाहिनियां सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब रक्त वाहिनियां सिकुड़ती हैं या ओबेसिटी शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय हृदय को शरीर के पूरे हिस्सों में रक्त भेजने के लिए अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा हो जाती है। तो हम पहली चीज़ तो ये देखें कि अगर हमें हाई बीपी नहीं है तो हम निश्चिंत होकर के कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। अगर बीपी है तो किस लेवल का पेशेंट है जिसको कि हम ये अभ्यास कराना चाहते हैं, क्योंकि कपालभाति की भी दो स्थितियां हैं, यानी दो तरह से जो मैं अनुभव में लाया हूँ और यहाँ मोक्षायतन योग संस्थान में साधक लोग उससे लाभान्वित होते हैं, बाहर से आने वाले लोग भी लाभान्वित होते हैं, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, क्योंकि योगियों के लिए कोई देश विदेश नहीं होता, उनके लिए तो है ना कोई बाहर का नहीं है, सब हमारे हैं। तो उस का लाभ लेने के लिए दो तरीके से हम कपालभाति करते हैं। पहला है कि एक जगह पर एक्शन है और दूसरी जगह पर उसका साइड इफ़ेक्ट है, यानी एक हिस्सा एक्टिव है, हमारी नाभि एक्टिव है और नाभि के संकुचित करने से श्वास छूट जाता है, तो ये पैसिव हिस्सा है हमारा। इसी को जब दूसरे तरह से हम करते हैं तो उसमें नॉस्ट्रल्स जो हमारे हैं वो एक्टिव हैं, यहाँ से हम सांस छोड़ते हैं और उसके साथ जो हमारी नाभि है वो अंदर को सिकुड़ जाती है, तो वो पैसिव है। दोनों ही स्थितियाँ कपालभाति को पूरा रूप देती हैं, यानी एक अच्छे साधक को कपालभाति दोनों तरह से ही करनी चाहिए। लेकिन अगर हार्ट का रोगी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का जो घातक प्रभाव है वो हमारे मुख्य रूप से हृदय के ऊपर पड़ता है और या फिर ब्रेन के ऊपर पड़ता है, इससे हम हेमरेज के भी शिकार हो जाते हैं ज़्यादा बढ़ जाने से, और हमें कार्डिक अरेस्ट की संभावना भी बन जाती है। ऐसा डॉक्टर लोग भी जानते हैं, मानते हैं और हमें बताते हैं, सिखाते हैं। तो इसलिए जो नाभिगत कपालभाति है वो ही हमें अधिकतम करनी चाहिए, यानी नाभि को संकुचित करें और सांस छूट जाए। इस तरह से नाभि को मैं हर बार सिकोड़ रहा हूं तो सांस छूटा जा रहा है। दूसरा है कि हम नासिका से सांस को छोड़ें और नाभि सिकुड़ जाए, यानी मेन एक्शन नासिका पर हो और जो उसका साइड इफेक्ट है यानी पैसिव पार्ट है वो हमारा नॉस्ट्रल हो। यहाँ पर आपको आवाज़ से ही अंतर लग रहा होगा कि एक जगह नाक से, जब मैं पेट पर काम कर रहा था तो नाक से जो सांस छूट रहा था उसमें प्रेशर नहीं था, वो इसको हम बोलते हैं साधारण सी भाषा में वो फोका सांस था, फोका,
कोई प्रेशरफुल नहीं ना, नाभि पर काम हो रहा है, सांस जो है वो बिना प्रेशर के है। दूसरी में नाक से प्रेशर था और पेट पर जो है उसका साइड इफेक्ट था। स्वस्थ व्यक्ति को दोनों करने चाहिए, जो रुग्ण है उसे रोग से बाहर आने के लिए, और निर्द्वंद होकर के करने के लिए नाभि वाला ही करना चाहिए, कि वो नाभि से संकुचन करे और उससे सांस छूट जाए। बार बार नाभि का संकुचन, बार बार नाभि का संकुचन। इसमें एक चीज़ खास ध्यान देने की है, वो ये है कि सांस कितना छोड़ा जाए, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें पता है कि पूरक करना है, यानी हमारी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से हमें पूरा श्वास भरना चाहिए, और रेचक भी पूरा ही करना है, इतना कि मेरी नाभि जो है जितना हो सके भीतर को सिकुड़ जाए और पूरा सांस छूटे। लेकिन जो कपालभाति में श्वास लेना या छोड़ना है, वो जो आपका सामान्य श्वास है, सामान्य श्वास की लंबाई, यानी सहज जो आप नॉर्मल सांस लेते हैं उसका जस्ट आधा श्वास मूवमेंट होना चाहिए। यानी मैं पूरा सांस छोड़ता हूँ तो मेरा पूरा नाभि अंदर जाती है, पूरा सांस भरता हूँ तो पूरा पेट बाहर को फैल जाता है, यानी इसकी जो आधी क्षमता है उतना ही श्वास हो, ऐसा कपालभाति में होना चाहिए, जिससे कि जो स्ट्रोक्स की बारंबारता है, स्ट्रोक्स मैं कह रहा हूँ जो उसको बारंबारता यानी बार बार लेने का जो अभ्यास है, वो एक निश्चित तारतम्य के साथ में, एक निश्चित गति के साथ में होना चाहिए। ऐसा करने में, कपालभाति करने में चेहरे पे तनाव लेना, मस्तिष्क पे तनाव लेना, जोर लगा करके श्वास को छोड़ना या भरना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो रोगी भी सांस तो लेते ही रहते हैं, बस अंतर इतना आया कि हम अवेयरनेस के साथ में श्वास ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और हम ध्यान के साथ में श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। कहाँ पर हमें उसका लाभ लेना है, ये बात अपने संकल्प के भीतर रखते हुए हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये निरापद क्रिया है जो रोगी भी कर सकते हैं और योगी भी कर सकते हैं। भोगी तो ज़रूर करें, जिससे कि वो भोग से होने वाले नुकसानों से अपने आप को बचा सकें। तो कुल मिलाकर के स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, योगी, रोगी, भोगी, सभी के लिए जैसे नहाना बहुत अच्छा है, सांस पवित्र वायु में लेना अच्छा है, ऐसे ही कपालभाति करना भी बहुत बहुत अच्छा है। बस जो रोगी हैं वो थोड़ा उचित गाइडेंस में करेंगे तो उससे उनको विश्वास भी बना रहेगा और उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा, और बाकी लोग जो हैं जो समझ गए हैं तो उसमें कोई ये निरापद क्रिया है, इससे किसी को नुकसान नहीं होता है।